हाँ तो यार ये कहानी है एक ऐसे ठरकी वर्ल्ड की जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ ठरकी लोग ही रहते थे। पर उस दुनिया के अंदर इंसानों के साथ साथ वैम्पायर्स भी रहते थे जो कि इंसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। इसी वजह से उन वैम्पायर्स को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ इंसान मिलकर एक सुपर हीरोज़ की टीम बनाते हैं। और क्योंकि वो सब लोग एक ठरकी वर्ल्ड में रहते थे तो फिर उस ठरकी वर्ल्ड के ठरकी वैम्पायर्स को रोकने का भी तरीका थोड़ा सा अलग था। दरअसल उन्हें उन वैम्पायर्स के सारे कपड़े निकालने होते थे जिससे कि वो वाली आवाज़ें निकालते हुए मारे जाते थे। हाँ तो यार इसी के साथ ही हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हमें एक टॉम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक कस्बे के बीच से अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग ही रहा था क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर एक ठरकी लड़की पड़ी हुई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया में हर कोई ठरकी बन चुका है, यहाँ तक कि लड़कियां भी, जो कि उस शांत अंधेरे कस्बे में टॉम का फायदा उठाना चाहती थी। और कस्बा दो बिल्डिंग के बीच के गली को कहा जाता है। तो टॉम जैसे तैसे कर फिर वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर बाहर पब्लिक प्लेस में आ जाता है जहाँ पर कि उसकी जान उस ठरकी लड़की से बच जाती है। तभी उसके पास वहाँ पर उसकी छोटी बहन नोवाका आती है जो कि अपने बड़े भाई को उसके साथ चलकर एक मांगा स्टोर से उसके लिए एक मांगा खरीदने में मदद करने के लिए बोलती है। जो सुनकर टॉम वहाँ पर नोवाका से बोलने लगता है कि मैं जितना गैस कर पा रहा हूँ मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी एक ठरकी मांगा स्टोर पे ले जाने वाली हो जहाँ पर कि मुझे तुम्हें एक मांगा खरीद के दिलवानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी उस तरीके की मांगा खरीदने की उम्र नहीं हुई है, जिस वजह से उस मांगा स्टोर का ओनर तुम्हें वो मांगा खरीदने नहीं देगा। ये सुनकर नोवाका वहाँ पर अपने बड़े भाई के सामने ज्यादा कुछ बहाने ना बनाते हुए उसके सामने ये एडमिट कर लेती है कि हाँ यही उसको चाहिए। इसीलिए टॉम उसको वहाँ पर एक बड़े भाई के तौर पे समझाने लगता है कि इस उम्र में ये सब चीजें करना सही नहीं है। पर नोवाका वहाँ पर उसकी बातों को ना मानते हुए उसके सामने जिद करने लग जाती है। पर तभी वो दोनों वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि आसमान से कोई लड़की बहुत ही तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर रही थी और जैसे ही वो आकर जमीन पर लैंड करती है वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए टॉम अपनी बहन को साथ लाकर वहाँ पर देखने लग जाता है कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उस पहली लड़की के पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसके साथ वहाँ पर काफी सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स भी थे जिनका इस्तेमाल करते हुए वो लड़की उस पहली लड़की जिसका कि नाम मातोमे था वो उससे वहाँ पर लड़ने लग जाती है। पर वो दूसरी लड़की ज्यादा देर तक मातोमे के सामने नहीं टिक पाती क्योंकि मातोमे ऑलरेडी से ही काफी ज्यादा ट्रेंड थी। इसलिए वो एक छलांग मारकर वहाँ पर उस दूसरी लड़की के सारे कपड़े निकाल देती है जिससे कि एक धमाके के साथ वो दूसरी लड़की फिर वहाँ से गायब हो जाती है। पर वहाँ का क्राउड इतना ज्यादा अजीब था कि वो वहाँ पर धमाके को देखकर जितना ज्यादा हैरान नहीं थे उतना वो मातोमी को उस दूसरी लड़की के कपड़े निकालते हुए खुश हो रहे थे और उनकी फोटोज क्लिक कर रहे थे। देन फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस जगह की एक लोकल पुलिस की तरह काम करते थे जो कि हमेशा ही सीन पे लेट आते थे और सभी लोगों को दिलासा देते हुए उनसे ये बोलते थे कि ये सब लोग यहाँ पर तो बस एक ड्रामा शो की प्रैक्टिस और रिहर्सल कर रहे थे ताकि आम लोग वैम्पायर्स के बारे में जानकर डर ना जाए। तो इस इंसिडेंट के बाद फिर से नोवाका वहाँ पर टॉम के सामने ये जिद करने लग जाती है कि वो उसको उस ठरकी मांगा स्टोर पर लेकर जाए। पर टॉम उसको वहाँ पर मना कर ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाता है कि अब तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको डोरेमोन देखना चाहिए। उसके बाद फिर भागते भागते टॉम वहाँ से एक टॉय स्टोर पे आ जाता है। अरे अच्छी यार कैसी सोच रखते हो तुम, अडल्ट टॉय स्टोर नहीं एक नॉर्मल टॉय स्टोर पे आ जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि टॉम हमारा वैसा लड़का नहीं था और वो बस वहाँ पर एक एक्शन फिगर को खरीदने के लिए आया था। पर जैसे ही वो उस टॉय के आखिरी पीस को बस लेने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक अरीसा नाम की लड़की आकर उस टॉय को पकड़ लेती है और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से यही बोलने लग जाते हैं कि मैंने पहले टॉय को उठाया या मैंने पहले टॉय को उठाया। पर जब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी टॉम वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता तो फिर अरीसा वहाँ पर काफी ज्यादा फिसलू बातें बोलकर टॉम को फिसलाने की कोशिश करती है जिससे कि वो एक्शन फिगर टॉम अरीसा को दे दे। पर क्योंकि टॉम ऑलरेडी से ही उन मोहमाया से मुक्त था इसलिए ये तरकीब उसके टॉम के ऊपर काम नहीं करती। इसीलिए वो थोड़ी और ज्यादा सख्त तरकीब अपनाते हुए वहाँ पर टॉम को अपनी सब्जी मंडी के मौसम्बी दिखाते हुए उसको फिसलाने की कोशिश करती है। पर हालांकि उसकी ये वाली तरकीब भी खा ली जाती है क्योंकि अपना टॉम काफी सख्त लौंडा था। तो इसी तरीके से वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में उस टॉय को लेकर
लड़ाई बस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर पता नहीं कैसे मातोमे आ जाती है, जो कि अरीसा के कपड़ों को देखकर उसको भी एक एनिमी या फिर मॉन्स्टर समझ लेती है। इसलिए वो वहाँ पर उसके ऊपर अपने डंडे से हमला करने लग जाती है। जिस बीच वो दोनों लड़ते लड़ते ही उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम वहाँ से अपना टॉय लेकर भाग जाता है। एंड जैसे ही वो जाकर नेवाका यानी कि अपनी छोटी बहन के पास पहुँचता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसने अपनी बहन को जिस जगह पर छोड़ा था वहाँ पर कोई एक हादसा हो चुका है, जिस वजह से पुलिस ने आकर उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। पर पुलिस की फिक्र ना करते हुए टॉम वहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए उस एरिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको एक काफी डरावनी सी चीज दिखाई देती है कि वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, जो कि बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर सीधा ही टॉम के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर इससे पहले कि टॉम को कुछ भी नुकसान पहुँच पाता, वहाँ पर फिर से वही मातोमे नाम की लड़की आ जाती है, जो कि अपने डंडे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कूट कूट के सभी ज़ॉम्बीज़ के छक्के छुड़ा देती है। और इस तरीके से मातोमे और उस दूसरी अरीसा नाम की लड़की की मदद से टॉम वहाँ पर जैसे तैसे कर अपनी छोटी बहन को बचा ही लेता है। पर फिर वो अपनी बहन नोवाका को अरीसा के साथ छोड़कर मातोमे की मदद करने के लिए जाने लग जाता है, क्योंकि वो काफी सारे इंसानों के बीच में फंस चुकी थी। और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ पर मातोमे को चारों तरफ से घेर कर उसके कपड़े फाड़ते हुए उसको पीट रहे थे। और जैसे ही वो उसको पूरी तरीके से जान से बस मारने ही वाले थे कि तभी उसको बचाने के लिए टॉम उसके सामने आ जाता है, जिससे कि वो जानलेवा हमला जाकर वहाँ पर टॉम को लग जाता है, क्योंकि मातोमे ने उसकी छोटी बहन नवाका को बचाने के लिए मदद करी थी। इसलिए उसकी जान को बचाने के लिए टॉम ने वहाँ पर अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया। एंड खुशकिस्मती से वहाँ पर इस चीज से मातोमे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो टॉम की पप्पी लेकर उसको दोबारा से फिर से रिवाइव कर देती है, जैसे कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में CPR बोलते हैं। तो टॉम फिर से इस बार 2 अलग अलग हेयर कलर्स के साथ उठा था और इस बार वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर पा रहा था। इसलिए मातोमे उसको एक्सप्लेन करते हुए उसको बताती है कि दरअसल उसने उसके अंदर काफी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, जिससे कि अब वो भी चाहे तो वैम्पायर्स को मार सकता है। तभी अचानक से उन वैम्पायर्स में से एक वहाँ पर एक फोर्क से टॉम के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर टॉम वहाँ पर बस अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उस वैम्पायर गर्ल के फोर्क को पकड़कर उसको रोक लेता है। वैसे वो फोर्क को ना पकड़ता तो फिर किसी और तरीके से भी अपने उंगलियों से उसको रोक सकता था। बकचोदी मत कर लो। खैर तुम तो ये जानते ही हो कि हमारा टॉम कितना शरीफ लड़का था, और जब एक शरीफ लड़का ठरकी बनता है तो फिर वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए वो ज्यादा कुछ देरी ना लगाते हुए ही वहाँ पर सभी वैम्पायर्स के कपड़ों को फाड़ते हुए बस कुछ ही पलों में सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देता है, जिसके कपड़े फाड़ने की स्किल्स को देखते हुए वहाँ पर मातोमे भी इम्प्रेस हो जाती है। इसलिए आखिरकार वो वहाँ पर उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देती है, जिसको कि टॉम काफी आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसलिए फिर वहाँ पर मातोमे टॉम को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि कैसे इस दुनिया में वैम्पायर्स रहते हैं, और उसको पावर मिलने के बाद से अब वो एक वैम्पायर हंटर बन चुका है और उन्हें वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना पड़ेगा। एंड वैम्पायर्स को मारने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि उन्हें उनके सारे कपड़ों को निकालना होगा, जिससे कि वो शर्म के मारे ही मारे जाएं। यानी कि टॉम को पता ही नहीं था कि वैम्पायर्स को मारने के लिए उनके कपड़े फाड़ने पड़ते हैं, और इससे पहले जो वो वैम्पायर गर्ल्स के कपड़ों को फाड़े जा रहा था वो मजे मजे में ही फाड़े जा रहा था। खैर अगले ही दिन फिर वहाँ पर टॉम अपने सारे सामान और बहन को लेकर उनके हाइड आउट में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो भी एक सुपर हीरो बन चुका था, जहाँ पर कि वो सभी लोग टॉम और उसके बहन को सारे कुछ बेसिक्स रूल्स बताते हैं, जैसे कि किस तरीके से बैड और गुड वैम्पायर्स में डिफरेंशिएट करना है, उनको किस तरीके से मारना है और उनको मारने के बाद खुद को किस तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद फिर वो उसको एक स्पेशल बाथरूम दिखाते हैं, जहाँ पर कि वो खुद को वैम्पायर को मारने के बाद क्लीन कर सकता था। पर ये बेवकूफ जाकर उस बाथटब के अंदर ही देखने लग जाता है, जहाँ पर कि ऑलरेडी से ही अरीसा खुद को क्लीन कर रही थी। इसलिए मातोमे उसको वहाँ पर अपने डंडे से मारकर दूर उड़ा देती है और उसको एक और इम्पोर्टेंट रूल बताती है कि क्योंकि वो उनके ग्रुप में एक लौता लड़का है तो फिर इसीलिए किसी भी जगह पर जाने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर इसी के साथ ही ये दिन बीत जाता है और अगले ही दिन जब वो लोग वहाँ पर सड़क में घूमते हुए बस वैम्पायर्स को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात उस सड़क के साइड वॉक पे ही उन वाले पुलिस के ग्रुप से हो जाती है, जो कि उनको उनके साथ मिलकर उन वाले वैम्पायर्स को पकड़ने का काम करने के लिए ऑफर देते हैं। पर टॉम की टीम वहाँ पर सीधा ही उन लोगों को मना कर देती है, क्योंकि उनको कुछ काम तो ढंग से करना आता नहीं था, उल्टा वो लोग उनके काम में रुकावट बनते। तो उसके बाद फिर जब टॉम का ग्रुप जाकर फाइनली अपने लोकेशन पर पहुंचता है तो फिर तब उनके पास वहाँ पर एक लेडी आती है और उनको एक मिलिट्री एग्जीबिशन स्टोर का पास देते हुए उनको बताती है कि वहाँ पर आपको कुछ वैम्पायर्स मिल सकते हैं। इसलिए जब वो सब लोग जाकर फाइनली
फाइनली उस मिलिट्री स्टोर पर पहुंचते हैं तो फिर वो देख पाते हैं कि वहाँ पर तो सभी लोग काफी ज्यादा नॉर्मली और पीसफुली बिहेव कर रहे थे। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर एक इंसान को क्या होता है, वो वहाँ से एक गन उठाकर सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। एंड ऐसे ही देखते देखते वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और टॉम की टीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। तो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए फिर वो सभी लोग वहाँ पर उन सारे रेज में आए हुए लोगों को रोकने लग जाते हैं। एंड जितने भी सारे कस्टमर सेफ और नॉर्मल थे वो उन सबको वहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर देते हैं। तो उन सबको रोकते रोकते फाइनली वो लोग जाकर वहाँ पर एक काफी बड़े से आदमी के सामने पहुंच जाते हैं और जब टॉम जाकर उसको हरा देता है तो फिर वो इंसान वहाँ से कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है और वहाँ पर जितने भी सारे लोग सारे रेज में आए हुए थे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। जिससे कि टॉम की टीम को फाइनली वहाँ पर ये समझ में आता है कि अब वैम्पायर्स ने खुद को इतना ज्यादा इवॉल्व कर लिया है कि वो अब मॉन्स्टर के साथ साथ इंसानों के दिमाग के ऊपर भी काबू कर उनको गुस्से में लाकर दूसरों के ऊपर हमला करवा सकते हैं। और जब टॉम की टीम फिर वहाँ पर इन सब चीजों को लेकर सेलिब्रेट कर रही थी तभी हम लोग वहाँ पर एक अजीब सी औरत को एक छत पे खड़ा हुआ उनके ऊपर नजर रखे हुए देखते हैं, जो कि उनको काफी ज्यादा हैरानी से देख रही थी कि उन्होंने इतने ज्यादा हाई लेवल के वैम्पायर्स को इतने आसानी से हरा दिया। तो उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे टॉम अपनी छोटी बहन नवाका के पास आता है तो फिर वो वहाँ पर ये देख पाता है कि अब उसने वो ठर की चीजें देखना छोड़ दिया है और अब वो बस अपने ही उम्र की लड़कियों की तरह एक फेमस सिंगर आइडल के कॉन्सर्ट्स के वीडियोस को देख रही थी। पहले तो टॉम को वहाँ पर कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि उसकी छोटी बहन इस सिंगर आइडल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। पर जब वो खुद जाकर उस वाले आइडल की एक वीडियो देखता है तो फिर वो वहीं पर इंस्टेंटली ही उसका एक बड़ा फैन बन जाता है। यहाँ तक कि वो उनके सुपर हीरो ग्रुप को भी छोड़कर जाने लग जाता है, जिसको मातोमी देखकर वहाँ पर उसको रोकने लग जाती है। पर टॉम उसके बिना कोई भी बात सुने बगैर ही वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिससे कि मातोमी वहाँ पर इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आकर काफी सारे बर्गर्स खाने लग जाती है। और वो यही सोच जा रही थी कि कहीं उसने टॉम को एक वैम्पायर हंटर बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर जब उसको वो वाला सीन याद आता है कि उसने किस तरीके से पप्पी लेकर वहाँ पर टॉम को एक वैम्पायर हंटर बनाया था, तो फिर वो इस चीज से काफी ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि शायद वो मन ही मन में टॉम को पसंद करने लग गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा टॉम उस वाली आइडल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो अपने सारे पैसे उस आइडल के मर्चेंडाइज को खरीदने में फूंक देता है, जिससे आखिरकार वो वहाँ पर अपने इतने सारे पैसे उड़ा चुका था कि वो वहाँ पर भिखारी बनने के कगार पर था। इसीलिए आखिरकार वो फिर से वहाँ पर अपने सुपर हीरो ग्रुप के पास लौट आता है, क्योंकि उसको काम और पैसों की जरूरत थी। खैर पैसों की जरूरत तो टॉम के बाकी टीम मेंबर्स को भी थी, इसलिए अगले ही दिन वो सभी लोग वहाँ पर सड़क में घूमते हुए अपने लिए कोई एक काम ढूंढने लग जाते हैं, ताकि वो अपने लिए पैसे जमा कर अपने सुपर हीरो टीम को फंड कर सके। जहाँ पर अचानक से ही पता नहीं उनको कैसे रास्ते पर ही एक काफी ज्यादा सुपर पॉपुलर मॉडल मिल जाती है, जो कि उन सबको उस मॉडल के साथ आकर मॉडलिंग करते हुए पैसे कमाने का ऑफर देती है, क्योंकि उस मॉडल को उनके बड़े बड़े उस मॉडल को उनके बड़ा बड़ा पोटेंशियल दिख चुका था कि वो आगे चलकर काफी पॉपुलर मॉडल्स बन सकती हैं। इसीलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो तीनों भी वहाँ पर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं, इसीलिए वो उन तीनों को ले जाकर स्विम सूट मॉडल्स की तरह फोटो शूट करने लग जाते हैं। इसीलिए जब आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर वो तीनों वहाँ पर उन फोटोग्राफर्स को रोकने लग जाते हैं तो फिर वो सभी वहाँ पर अपना असली रूप दिखाते हैं एंड उनके ऊपर गुस्से में हमला करने लग जाते हैं, बिकॉज असल में वो भी वैम्पायर्स थे, या फिर कह लो वैम्पायर के कंट्रोल में थे। इसीलिए मातोमी और बाकी सब लोग वहाँ पर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं, पर हालांकि उनके सामने वो काफी ज्यादा तादाद में थे। इसीलिए फिर वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए टॉम को ही आना पड़ता है, जो कि काफी देर से वहाँ पर एक सफाई वाले के तौर पर छुपकर उनकी बिकिनी फोटो शूट देख रहा था। और जैसे ही वो जाकर उस वाले पॉपुलर मॉडल के कपड़े फाड़ता है तो फिर वो वहाँ पर उस वैम्पायर के हिप्नोटिज्म से आजाद हो जाती है, और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसको ही देखकर वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स वेपराइज हो जाते हैं, जिससे टॉम काफी ज्यादा आसानी से फिर वहाँ पर उन सबको हरा देता है। एंड जब थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पर वापस से उस वाले मॉडल को होश आता है तो फिर वो टॉम और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा शुक्रगुजार थी, क्योंकि उनकी ही वजह से उसकी जान उन वाले वैम्पायर से बच पाई थी। इसलिए वो उनके एक कॉन्सर्ट को फाइनेंस करने का फैसला करती है एज ए थैंक्स के तौर पर क्योंकि वो उनका फर्स्ट ही कॉन्सर्ट था और वो इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, इसलिए वहाँ पर इतने कुछ ज्यादा खास लोग भी नहीं आए थे। हाँ, तो फिर देन हमें वहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टॉम अपने हाइड आउट के ऊपर चढ़कर अपने साथियों के साथ मिलकर एक रेडियो एंटीना लगा रहा था, क्योंकि दरअसल ये उसकी फेवरेट हॉबीज में से एक थी और इससे उनको एक फायदा भी था कि उस रेडियो
रेडियो एंटीना का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आसपास के वैम्पायर्स को ढूंढ सकते थे। पर जब टॉम अपने टावर को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए उस शहर के स्क्रैप यार्ड से जाकर कुछ अपने लिए स्क्रैप पार्ट्स ढूंढ रहा था कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी सारे लोग खड़े हुए थे उन सभी के फोन्स वहाँ पर ब्लास्ट होने लग जाते हैं। इसीलिए जब इस चीज का पता करने के लिए वो उस वाले शहर के सेंटर में जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पर एक उनके रेडियो टावर से भी और ज्यादा बड़ा टावर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर एक लिटिल मैड साइंटिस्ट खड़ी हुई थी और उसी वाले टावर का इस्तेमाल करते हुए ही वो उस पूरे शहर भर में तबाही मचा रही थी। इसीलिए जब टॉम की टीम वहाँ पर उस मैड साइंटिस्ट को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो फिर वो मैड साइंटिस्ट उनको रोकने के लिए एक हॉट और पावरफुल रेडियो वेव छोड़ती है, जिससे वहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उन सबके कपड़े जल जाने की वजह से उन सबको जैसे तैसे अपनी इज्जत और कपड़े छुपाते हुए वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। और वहाँ से वापस आने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर अपनी पट्टी वट्टी करते हैं और उस मैड साइंटिस्ट को रोकने के लिए कोई प्लान बनाने लगते हैं। जिस बीच एक लड़की वहाँ पर बोलती है कि अगर उन्हें उस मैड साइंटिस्ट को रोकना है तो फिर उन्हें वहाँ पर एक और भी ज्यादा स्मार्टर और बेटर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड फॉर्चुनेटली वो एक ऐसे साइंटिस्ट को जानती भी थी, पर अफसोस कि वो साइंटिस्ट अभी उस देश में नहीं था बल्कि वो अभी अफ्रीका में था। और अचानक से ही टॉम को वहाँ पर ये याद आता है कि उसने तो रिसेंटली ही एक रेडियो टावर को उनके हाइड आउट पे स्टैब्लिश किया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उनके उस स्मार्ट साइंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगले ही दिन थोड़ा खाना पीना खाने के बाद और अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर उस रेडियो टावर का इस्तेमाल करते हुए मोर्स कोड के जरिए उस वाले साइंटिस्ट से बातचीत करने लग जाते हैं, यहाँ पर कि वो उनको एक तरकीब देते हैं कि अगर एनिमी सामने से उनके ऊपर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहा है तो फिर उससे बचने के लिए वो एक एल्यूमिनियम आर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो रेडियो वेव्स उस एल्यूमिनियम बॉडी के पास थ्रू ना जा सके। इसलिए उनके एडवाइस को फॉलो करते हुए वो सभी लोग वहाँ पर एल्यूमिनियम आर्मर्स पहनकर जाकर उस रेडियो टावर के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर कि पहले तो कई सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला करते हैं, पर क्योंकि ऑलरेडी से ही वो आर्मर में थे इसलिए उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उनको ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती और वो काफी ज्यादा आसानी से जाकर उस मैड साइंटिस्ट को हरा देते हैं, जिससे कि वो लड़की वापस से नॉर्मल हो जाती है और उन सभी को बताती है कि दरअसल ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि एक वियर्ड सी वैम्पायर लेडी ने आकर उसके ब्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसके मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ा उसे। एंड हम लोग देखते हैं कि ये वही वियर्ड सी लेडी थी जो कि स्टार्टिंग से ही टॉम और उसके टीम के ऊपर नजर रखे हुए थी। खैर कुछ दिनों के बाद जब टॉम वहाँ पर अपने पीसी के ब्राउजर में कुछ स्टडी मटेरियल्स को स्टडी कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसका पीसी वहाँ पर खराब हो जाता है। इसलिए अपनी स्टडीज को पूरा करने के लिए वो मार्केट में एक न्यू पीसी बनवाने चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर एक टकलू बंदे से कुछ पीसी पार्ट्स खरीदता है जो कि श्योरली जॉनी तो नहीं है, पर तब भी उसने हमारे टॉम को वहाँ पर चूना लगा ही दिया था, क्योंकि सारे पीसी पार्ट्स को खरीदने के बावजूद भी वो वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना भूल गया था, जिस वजह से उसका पीसी पूरा बिल्ड होने के बावजूद भी वो उसको चला ही नहीं पा रहा था। तभी उसके पास वहाँ पर उनके ग्रुप की एक जीनियस मेंबर आती है जिसने कि अपना एक न्यू इन्वेंशन किया था जो कि एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि उसको टेस्ट करने के लिए टॉम को दे देती है, क्योंकि उसको भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी, जिसको जब टॉम अपने पीसी में डालकर इस्तेमाल करने लगता है तो फिर उसको ये पता चलता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो असल में एक एआई है, यानी कि वो खुद ब खुद ही सोच समझ कर वहाँ पर अपने फैसले ले सकती थी, जिससे कि वहाँ पर टॉम की और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर एक दिन जब वो अपने पीसी में स्टडी मटेरियल्स को स्टडी करने के बाद बाथरूम के 2-4 चक्कर लगा कर आता है तो वो देखता है कि उसका पीसी अब पहले की तरह नहीं था, क्योंकि उस एआई ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहाँ पर अपने लिए खुद की एक एआई बॉडी बना ली थी, जो देखकर टॉम के टीम मेंबर्स वहाँ पर थोड़े से कंसर्न तो होते हैं, पर टॉम वहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसका एआई दोस्त उसके साथ कहीं भी कभी भी जा सकता था। पर उसी बीच तभी उनके पास वहाँ पर अरीसा आती है जो कि उन सबको बताती है कि पूरे शहर भर में अजीबोगरीब अटैक्स देखने को मिल रहे हैं और उन अटैक्स का रीजन कोई भी कभी भी पता लगा ही नहीं पा रहा। इस वजह से इस मामले के तह तक जाने के लिए टॉम वहाँ पर अपनी एआई फ्रेंड, जिसका कि अब नाम उसने पीको रख दिया था, वो उससे बोलता है कि वो पूरे शहर भर के सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करे और ये पता लगाए कि इंसानों के ऊपर कौन सी चीज हमला कर रही है। और बस थोड़ी ही रिसर्च के बाद उन सभी को वहाँ पर ये पता चल जाता है कि अजीब कारणों से हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जिंदा हो रही है जो कि सारे इंसानों के ऊपर हमला कर उन सभी को नुकसान पहुंचा रही है। तो वो सभी लोग इन चीजों को रोकने के लिए वहाँ पर उस वाले सिग्नल का पीछा करने लगते हैं जहाँ से कि कोई बैठकर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को कंट्रोल कर रहा था। एंड जब वो लोग जाकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी लड़कियां खड़ी हुई थी, जिनके पीछे वहाँ पर एक मेन बॉस लड़की खड़ी हुई थी जो कि उन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल कर रही थी। और इसीलिए टॉम वहाँ पर अपनी ठरक की परख देते हुए वहाँ पर उन सभी लड़कियों को एक
एक कर हराने लग जाता है, वो भी उनके कपड़े फाड़ते हुए। पर इन चीजों में उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और जब तक वो वहाँ पर उस मेन बॉस लड़की तक पहुँच पाता, वो वहाँ से जैसे कर छुपकर भाग जाती है। तभी उन सबको वहाँ पर ये एक न्यूज मिलती है कि शहर के बीचों बीच वहाँ पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आकर जमा होने लग गए थे। इसीलिए इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए वो सब लोग वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर कि वो देख पाते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स साथ मिलकर एक काफी बड़ा सा रोबोट बना चुके थे। एंड उस वाले बड़े से रोबोट को भी वही बॉस वाली लड़की अंदर बैठकर कंट्रोल कर रही थी, जो कि छुपकर भाग चुकी थी। इसी वजह से उसको रोकने के लिए वहाँ पर अरीसा और मातो में साथ मिलकर जाकर अपनी पूरी ताकत से उस बड़े से रोबोट के ऊपर हमला करने लग जाती हैं। पर हालांकि काफी ज्यादा साइज और पावर डिफरेंस की वजह से वो वहाँ पर उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। पर पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही वहाँ पर टॉम उस वाले बड़े से रोबोट के ऊपर हमला नहीं कर रहा था और शांति से खड़ा होकर उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। दरअसल वो चुपचाप खड़ा होकर उसके फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए ये समझ रहा था कि आखिर उसकी कमजोरी क्या है, जिससे आखिरकार उसको वहाँ पर ये पता चल ही जाता है कि उस रोबोट को चलाने के लिए उसको पावर की जरूरत है और उसका पावर केबल एक प्लग से लगा हुआ है। इसीलिए टॉम वहाँ पर जल्दी से उस वाले बड़े से रोबोट से बचते हुए जाकर उस सॉकेट से उस पावर केबल को निकाल देता है, जहाँ पर उसको ये उम्मीद तो थी कि इस वाले पावर केबल को निकालने के बाद उस रोबोट को पावर नहीं मिलेगी और वो रुक जाएगा। पर हालांकि इससे वहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो जाती है, बिकॉज उस वाले बड़े से रोबोट के अंदर एक न्यूक्लियर बैटरी लगी हुई थी और प्रॉपर पावर ना मिलने की वजह से वो बैटरी वहाँ पर खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लग जाती है, जो देखकर टॉम और उसकी टीम बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि अब वो वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर तभी वहाँ पर प्यूको आ जाती है और ये देखने के बाद कि यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान दांव पे लगी हुई है, वो खुद की फिक्र ना करते हुए उस वाले बड़े से रोबोट को अपने साथ उड़ाते हुए स्पेस में ले जाती है और लोगों को बचाने के लिए वो वहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। तो कुछ टाइम के बाद टॉम अपने दोस्त को खोने के बाद काफी ज्यादा दुखी था, पर तभी उसके पास उनकी वो साइंटिस्ट दोस्त आती है और उससे बोलती है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त ने लोगों को बचाने के लिए ये सब किया था और वो भी ठीक यही चाहती कि तुम भी सारे लोगों को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहो। ये सुनकर टॉम को वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टॉम एक कैमरा का इस्तेमाल करते हुए उसकी छोटी बहन नवाका की एक फेवरेट टॉय की फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी गलती से उसका हाथ लगने की वजह से वो टॉय नीचे गिरकर टूट जाता है और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहाँ पर नवाका भी आ चुकी थी, जो कि अपने उस टूटे हुए टॉय को देख लेती है और काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाती है। इसीलिए अपने बहन नवाका को चुप करवाने के लिए टॉम वहाँ पर एक ठीक वैसा ही न्यू टॉय खरीदने का फैसला करता है। पर हालांकि उसकी किस्मत उसके पिछवाड़े उसकी चट की तरह ही फटी हुई थी, क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। इसी वजह से वो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक जॉब की तलाश करने लग जाता है, जहाँ पर कि उसके पास तब एक लड़की आकर उसको एक पैम्पलेट दिखाती है, जिसके अंदर की एक कैफे के बारे में लिखा हुआ था, जहाँ पर कि कुछ बटलर्स की जरूरत थी। इसीलिए जब टॉम जाकर उस जगह पर पहुंचता है तो फिर वहाँ का मैनेजर उसको बताता है कि यहाँ पर उसको एक वेटर की तरह काम करना होगा और उनका चुस्सा मारना होगा, यानी कि हर वो एक चीज करनी पड़ेगी जो कि उनके टेबल पे बैठे हुए मास्टर उनको करने को बोलेंगे। पर इसके बावजूद भी टॉम वहाँ पर उस जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और जाकर वहाँ पर एक बटलर की तरह काम करने लग जाता है, जहाँ पर उनको बुरी तरीके से बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था, जिनके बदले उनको काफी कम पैसे मिलते थे। पर फिर भी टॉम को अपनी छोटी बहन के लिए वो टॉय तो खरीदना ही था, इसलिए टॉम ज्यादा कुछ फिक्र ना करते हुए वहाँ पर काम करने लग जाता है। यहाँ तक कि वो उनके हाइड आउट में भी वापस नहीं आता और हमेशा ही उस कैफे में रहकर काम करने लग जाता है। एंड देन एक दिन फिर अरीसा वहाँ पर एक मैगजीन लाकर उनके हाइड आउट के सभी मेंबर्स को दिखाती है, जहाँ पर कि टॉम की फोटो छपी हुई थी उस जगह का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनने की वजह से। पर उसके फोटो में भी वो लोग साफ साफ ये देख पा रहे थे कि ओवर टाइम काम करने की वजह से टॉम वहाँ पर बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह हो चुका था और हमेशा ही थका हुआ रहता था। इसी वजह से उसकी छोटी बहन नवाका उनके कैफे में जाती है, जहाँ पर कि वो टॉम को देख पाती है। पर इतना ज्यादा बुरी तरीके से और मजदूरों की तरह काम करने की वजह से टॉम भी वहाँ पर उन सभी को भूल चुका था और वो उनको न्यू कस्टमर्स की तरह ट्रीट करने लग जाता है। ये देखकर नवाका को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में जाकर वहाँ पर अपने बड़े भाई टॉम को एक खींच के तमाचा लगाती है कि उसका वो टॉय उसके लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कि उसका बड़ा भाई उसको मायने रखता है। ये सुनकर टॉम को वहाँ पर सारी चीजें याद तो आ चुकी थी, पर
नवाका को ये पता नहीं चलता और वो उसको याद दिलवाने के लिए एक डंडे से मारने लग जाती है। तो इतने ज्यादा शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर उस जगह का मैनेजर आ जाता है जो कि उन लोगों से बात करने लगता है। तो जब टॉम उस मैनेजर से अपनी जॉब को छोड़ने की बात बोलता है तो फिर ये सुनकर वो मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि वो भी असल में एक वैम्पायर ही था जो कि छुपके से अपने सारे एम्प्लॉयज का खून पिया करता था। और इसी वजह से ही उस जगह के सारे एम्प्लॉयज इतने ज्यादा कमजोर और थके हुए लगते थे। तो वो सभी लोग फिर वहाँ पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिस बीच छुपके से आकर वो मैनेजर वहाँ पर नवाका को किडनैप कर लेता है। और ये देखने के बाद टॉम वहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो जाकर उस वाले मैनेजर को अच्छे से पीट देता है। फिर जब वो लोग उस कैफे से बाहर आते हैं तो फिर नवाका वहाँ पर टॉम से माफी मांगती है कि उसके वजह से टॉम को इतनी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी। पर इसके जवाब में टॉम उल्टा वहाँ पर नवाका से माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि उससे गलती से वो वाला टॉय टूट गया। एंड फिर वो उसको वहाँ पर उसी तरीके का एक और न्यू टॉय देते हुए उससे बोलता है कि वो उसके टॉय के बारे में भूला नहीं है, जो देखकर नवाका वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। खैर जब मार्केट में वो सभी लोग आपस में ये सब बातचीत करते हुए चल रहे थे कि उन सब में से सबसे ज्यादा अच्छी कुकिंग कौन करता है, तभी वो लोग वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि काफी सारे लोग वहाँ पर जमा होकर किसी को देख रहे थे। इसीलिए जब वो भी जाकर उनको देखने लग जाते हैं तभी अरीसा को वहाँ पर ये पता चलता है कि उनमें से एक तो वहाँ पर उसका मास्टर है। पर काफी सारे लोग होने की वजह से अरीसा जाकर वहाँ पर अपने मास्टर से मिल नहीं पाती और वापस से अपने साथियों के साथ शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में भी बताती है कि किस तरीके से वो पहले काफी ज्यादा शरारती लड़की हुआ करती थी जब तक कि वो अपने मास्टर से नहीं मिल गई थी। और उसके मास्टर ने वहाँ पर अपने शरीर के साथ साथ उसके दिमाग को भी काबू करना उसको सिखाया, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा अच्छी फाइटर बन सकी। पर जब वो सभी लोग वहाँ पर शॉपिंग बस कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पर कुछ बॉक्सेस मूव होते हुए दिखाई पड़ते हैं और जल्द ही उन सभी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि वो बॉक्सेस वाला पर्सन तो असल में अरीसा का मास्टर है। इसीलिए जब अरीसा और उसके दोस्त जाकर उसके मास्टर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तभी फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसके साथ अरीसा का मास्टर पहले भी घूम रहा था। और वो लड़की उन सभी को बताती है कि दरअसल अरीसा का मास्टर अब उसका स्लेव बन चुका है, जो कि इस शहर को कॉन्कर करने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि दरअसल वो औरत भी असल में एक वैम्पायर ही होती है जो कि यहाँ पर इस वाले शहर को कब्जा जमाने के लिए आई थी। देन आगे फिर वो औरत वहाँ पर अरीसा के मास्टर को उन सबके ऊपर हमला करने के लिए बोलती है, जिसको सुनकर वो उनकी काफी ज्यादा बुरी तरीके से धुलाई करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है जो कि उनको 4 गालियां सुनाकर बोलता है कि उनको जो भी करना है जाकर बाहर करे। इसीलिए ये सुनकर अच्छे बच्चों की तरह वो वहाँ पर उनसे माफी मांगते हुए वापस चले जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर अपनी इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ के एक WWE वाले रिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि अरीसा को उसके मास्टर से लड़ना था और वो काफी ज्यादा अच्छे से लड़ भी रही थी। पर हालांकि बीच में वो वैम्पायर वुमन आकर अरीसा के ऊपर धोखे से हमला कर उसको हराने की कोशिश करती है। पर तब तक वहाँ पर टॉम भी अरीसा की मदद करने के लिए आ चुका था और वो दोनों ही मिलकर वहाँ पर उस वैम्पायर वुमन को किसी तरीके से हरा देते हैं, जिससे फाइनली आखिरकार अरीसा का मास्टर भी वहाँ पर उस वाले वैम्पायर वुमन के हिप्नोटिज्म से आजाद हो जाता है। और गाइस इसी के साथ यहीं पर ही इस वाले कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको यह वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पर बनी हुई वीडियो पर क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए।